हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहन बाकरिया आपके लिए लेके आया हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। आज हम करेंगे बीएचयू का पेपर सॉल्यूशन। देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर आया है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किन किन पार्ट से अधिक आए हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, जो मैंने देखा है बीएचयू का पेपर वो बिल्कुल सिंपल पेपर आया है और बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न युग्मों में से किसमें दोनों प्रजातियों की संरचनाएं समान नहीं होती। तो देखिए, ये क्वेश्चन अपने आया है केमिकल बॉन्डिंग से। ये क्वेश्चन कहाँ से आया अपना? केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से देखिए, पहला ऑप्शन इसका CO3-2 और दूसरा इसका NO3-। तो ध्यान दीजिए, अपन क्या करेंगे इनमें बस करना कुछ नहीं है, इनमें अपने को निकालना है संकरण। तो किसी भी पदार्थ की ज्यामिति निकालने के लिए या तो ईश्वर सिद्धांत का प्रयोग करेंगे या वीबीटी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ वीबीटी सिद्धांत से अपन इनकी क्या निकाल लेंगे? संकरण निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, CO3-2 तो कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो है आपके 4। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4। 2 ले लिए मैंने और, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से देखिए अपना जो आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ से आपका संकरण कौन सा आ गया? आपका sp2। कौन सा संकरण आ गया आपका? sp2। ठीक उसी प्रकार NO3- में नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 5। एक माइनस का ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। वही कितनी ऑक्सीजन जोड़नी है? 3 ऑक्सीजन जोड़नी है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ध्यान दीजिए 1 2 3, कौन सा संकरण होगा इसमें? sp2। तो sp2 संकरण की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। कैसी आकृति होती है इसकी? समतल त्रिकोणीय। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो दोनों की संरचनाएं क्या है? समान है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों प्रजातियों की संरचनाएं क्या होनी चाहिए? असमान। क्या होनी चाहिए आपकी? असमान। फिर देखते हैं आपकी PCl4+ और SiCl4। क्या है आपका? SiCl4। तो ध्यान दीजिए, फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका संकरण निकालने बैठेंगे तो इसका संकरण कौन सा होगा आपका? तो यहाँ से देखिए, फास्फोरस है, ये क्या आपका? फास्फोरस। 5 से 1 निकल गया, एक Cl इधर जोड़ दिया मैंने, Cl और Cl। तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति हो जाती है चतुष्फलकीय। कैसी आकृति हो जाती है? चतुष्फलकीय। और संकरण कौन सा हो जाता है इसमें? sp3। कौन सा हो जाता है भाई? sp3। ठीक उसी प्रकार SiCl4 क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो ये भी कैसे बनाएगा? ऐसी कुछ संरचना बनाएगा, Cl और Cl। इसमें संकरण कौन सा पाया गया? sp3। और इसकी आकृति पाई जाती है कौन सी? इसकी चतुष्फलक की आकृति पाई जाती है और sp3 संकरण पाया जाता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर कौन से में आते हैं? आपके 3 में आते हैं। तो देखिए, एक तो PF5 है और एक क्या आपका? BRF5। फास्फोरस और ब्रोमीन दोनों अलग अलग वर्ग के तत्व हैं। तो पहले अपन बनाते हैं क्या? PF5। तो फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने F, ये PF5 में यहाँ जोड़ दिया मैंने F और F। यहाँ से मैंने ये जोड़कर, तो इसमें संकरण देखने पर 1 2 3 4 और 5 सिग्मा उपस्थित है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ संकरण पाया जाएगा आपका sp3d संकरण पाया जाएगा। कौन संकरण पाया जाएगा आपका? sp3d संकरण पाया जाएगा। तो इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसकी आकृति कौन सी हो जाती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। संकरण तो कौन सा हो गया आपका? sp3d। संकरण कौन सा हो गया इसका? आपका sp3d अर्थात त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये तो इसकी क्या होगी? आकृति होगी। अब इसी का सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, वो है BRF5, ब्रोमीन। क्या आपकी? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7। कितने पाए जाते हैं? 7। पसल भर आई कौन सी है? पसल भर आई, वर्ग नंबर 17 के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ से देखिए, ये ब्रोमीन है, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक फ्लोरीन मैंने कहाँ जोड़ दिया? यहाँ जोड़ दिया। एक मैंने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया।
F और F। ठीक है, अब एक लोन पेयर फिर भी मेरे पास क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। ये लोन पेयर क्या नहीं करता, ये लोन पेयर संरचना में भाग नहीं लेता, ये लोन पेयर क्या नहीं लेता, संरचना में भाग नहीं लेता। तो इसकी या तो कह सकते हैं पंचभुजीय। पहले बात तो इसमें संकरण से सीधा पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5, 5 से कितना हो गया 6। तो इसमें संकरण कौन सा है आपका sp3d2। कौन सा है आपका sp3d2। इसमें sp3d है, इसमें sp3d2 है, अर्थात इनकी आकृतियाँ क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इनकी आकृतियाँ क्या होगी भी, भिन्न भिन्न होगी, संरचनाएं क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका, सी आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है आपका, सी। तो अपन नीचे वाले में देखते हैं AlF6, तो इसमें देखते हैं तो 6 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा संकरण होगा आपका sp3d2। SF6 है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा 6 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा होगा आपका sp3d2। तो इसी प्रकार देखिए, पहले में, दूसरे में और चौथे में संकरण दोनों में क्या आ रहा है भाई, सम्मान आ रहा है। तो इसलिए इनकी ज्यामिति भी क्या होगी, सम्मान होगी। इसमें दोनों में संकरण अलग अलग आ रहा है, तो इनकी ज्यामिति क्या होगी, इनकी अलग अलग होगी। यह है क्वेश्चन आपकी नोटबुक से आया है। मैंने आपको बारी बारी से बोला था कि संकरण से क्वेश्चन आपका, चाहे वो जेट हो, चाहे आपका ICR हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका BHU हो, हर कोई एग्जाम में किससे क्वेश्चन आ रहा है, संकरण से क्वेश्चन ही आ रहा है। तो देखिए, जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है, वहां से 2 जगह इतनी इंपॉर्टेंट है या इतनी मोस्ट है कि वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक तो है आपकी VBD सिद्धांत या विस्फोट सिद्धांत, और दूसरा आपका कौन सा है, MOT सिद्धांत। कल जो नीट का एग्जाम हुआ, कल जो आपका नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में भी MOT सिद्धांत से क्वेश्चन ही आया है, MOT सिद्धांत से क्वेश्चन ही आया है। तो वहां भी आप देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन से आते हैं। तो ये आपको, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, निम्न अणुओं आयनों में से किसमें एकमित इलेक्ट्रॉनें नहीं मिलते। यह फिर आपके केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है। जो बता रहा है वो कौन से सिद्धांत से आया है, MOT सिद्धांत से। किससे आया भाई, MOT सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है आपका। क्वेश्चन पूछा गया, निम्न अणुओं आयनों में से किसमें एकमित इलेक्ट्रॉनें नहीं मिलते। मैंने आपको बारी बारी से बताया था ये चीज, एक इंडेक्स बना के बताई थी कि MOT सिद्धांत में किस प्रकार से युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके 2 तरीके हैं जो अलग अलग तरीकों से मैं आपको बताता हूं। एक तो आप लिख सकते हो इनका MOT सिद्धांत के अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के भी आप इनमें क्या बता सकते हो कि किसमें एकमित इलेक्ट्रॉन है और किसमें एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करके। देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या पाई जाएगी आपकी, इसमें पाई जाती है 16, इसमें पाई जाएगी 18, इसमें पाई जाएगी आपकी 10 और इसमें पाई जाएगी आपकी 13। जो 13 है, जो आपका क्या है 13 है, अर्थात इनका, इसका जो मान आएगा, किसका बंद क्रम का मान आएगा, वह कैसे आएगा, पॉइंटों में आएगा। किसमें आएगा, पॉइंटों में। तो ये तो कौन सी अवस्था में है, अयुग्मित। कौन सा है, अयुग्मित। बात की जाए B2 की, बात की जाए किसकी भी, B2 की, तो B2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखते हैं। वैसे ये कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, अयुग्मित अवस्था में। मैंने आपको 2 अपवाद बताए थे जिनका बंद क्रम तो समान आता है, यानी पूरे में आता है, पूर्ण रूप में आता है। जैसे इसका बंद क्रम कितना होता है, 1 होता है, परंतु फिर भी ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अयुग्मित अवस्था में पाया जाता है। कैसे, देखिए, इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो ये कितने, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में कौन सा कक्षक आता है, P कक्षक आता है। तो P कक्षक में कौन से आते हैं, PX और PY, PX और PY। तो ध्यान दीजिए, 2px पाई 2px, 2px और पाई 2py। ध्यान दीजिए, दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण, दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान होने के कारण इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसकी वजह से जहां पे भी यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक जगह भी क्या गया, एकल इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वह कक्षक कैसा होता है, आपका अयुग्मित होता है। तो यह कौन सा होगा, आपका अयुग्मित। ठीक उसी प्रकार इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखते हैं, तो इसमें भी कहते हैं लास्ट में px1 और py1 आता है। तो यह भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अयुग्मित अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अयुग्मित। बचा कौन सा, O2 - 2, O2 - 2, यह कौन सी अवस्था में पाया जाता है, युग्मित अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, आपका युग्मित अवस्था में पाया जाता है। और इसका बंद क्रम कितना होता है, आपका 1।
कितना होता है इसका बंद क्रम में 1 होता है। और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, युग्मित अवस्था में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इनके बंद क्रम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एमोट सिद्धांत के अनुसार अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो लिख के भी देखें और प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग के दो पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो आपका संकरण है और दूसरा कौन सा आपका एमओटी सिद्धांत है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका Al2O3, SiO2, P2O5 और SO3 में अम्लीय शक्ति का क्रम है। यह क्वेश्चन फिर आपके किससे आ गया है, आपका आवर्त सारणी से आ गया है। किससे आ गया आपका आवर्त सारणी से आ गया है। मैंने आवर्त सारणी में आपको बताया था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आपकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, और बाएं से दाएं जाने पे क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि वह किसके समानुपाती होती है, विद्युत ऋणता की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहां से देखिए कैसे निकाले इनमें अम्लता का क्रम। 2 से 3 तरीके हैं इनके अम्लता का क्रम निकालने के। तो जो आपको सिंपल वाले तरीके हैं ना वो बताते हैं। पहले बात तो यहाँ क्या दे रखा है, एल्यूमिना दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है और क्या दे रखा है आपका सल्फर दे रखा है। ये दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ध्यान दीजिए एल्यूमिना का है, सिलिकॉन का है, फास्फोरस का और सल्फर का है। तो देखिए ये जो चारों आपके तत्व हैं ये एक ही आवर्त से बिलोंग करते हैं, एक ही आवर्त से क्या करते हैं, मतलब संबंध रखते हैं। तो अपन एक आवर्त से बाएं से क्या जाते हैं भाई, दाएं जाते हैं। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर इनकी अम्लता क्रम क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एल्यूमिनियम की सबसे कम अम्लता पाई जाएगी और सल्फर की क्या पाई जाएगी, सबसे अधिक। तो यहां से देखिए Al2O3 जो एक उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है, उभयधर्मी होता है। ये क्या होता है, सारी होता है अम्ल की, दोनों की बातें क्या करता है, व्यवहार करता है। फिर इधर से इधर जाने पे ये अम्ल की तरह ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से SO3 का क्या होता है, अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एल्यूमिना, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो पढ़ने क्या देख लिया, ये देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट तरीका, अगला तरीका देखिए जो कैसे देखते हैं। मेरे पास है Al2O3। आप सभी बच्चों को ऑक्सीकरण निकालने आते हैं तो यहां से देखिए मेरे पास है Al2O3, एल्यूमिना का निकालना है। किसका निकालना है मुझे, एल्यूमिना का निकालना है। तो यहां से क्या रखूंगा, 2x माइनस के 6 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 6 और तो x बराबर क्या आ गया 6/2 मीन्स कितना आ गया 3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई यहाँ से 3। फिर सेकंड आता है SiO2। सेकंड मेरे पास क्या है SiO2 है, क्या है मेरे पास है SiO2। तो SI में निकालिए, इसका x मान लेते हैं, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 0। तो x बराबर कितना आ गया 4, तो इसका कितना आ गया 4। फिर मेरे पास है P2O5, क्या है मेरे पास P2O5। तो P2O5 में किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। 2x माइनस के 10 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ गया 10, तो x बराबर कितना आ गया 10/2 मीन्स कितना आ गया आपका 5। कितना आ गया भाई 5। एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिका का कितना है 4 है और फास्फोरस का कितना है आपका 5 है। तो अगला देखिए किसका SO3 में, तो SO3 में सल्फर का देखिए x मान लेते हैं, x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। तो ध्यान दीजिए इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई 3, 4, 5 और 6। मैंने आपको पहले बताया था कि अम्लता समानुपाती ऑक्सीकरण अंक, जैसे जैसे अम्लता बढ़ती, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अम्लता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कौन सा आंसर होगा आपका 4th। ये क्वेश्चन किससे है आपका आवर्त सारणी से। किससे है आपका आवर्त सारणी से। इसे आवर्त सारणी से मान सकते हो, इसे रेडॉक्स रिएक्शन से मान सकते हो, इसे पी ब्लॉक से मान सकते हो, इसे किससे मान सकते हो पी ब्लॉक से मान सकते हो। वैसे ओवरऑल कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अणु में पाइबंद नहीं होता। ये क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए आपको, बिल्कुल देखते हैं आप क्या जाना चाहिए, इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए सबके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। वैसे इसका आंसर क्या होगा आपका H2O होगा, परंतु कैसे होगा इसके लिए अपन क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं।
पहले मेरे पास क्या आ गया, NO2 आ गया, मेरे पास क्या आ गया आपका NO2 आ गया। तो NO2 का देखिए कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन के भाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन फिर बच गया, अर्थात इसमें पाइबंद है कि नहीं है भाई, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास SO2, तो H डबल बॉन्ड O और ये O, इसमें पाइबंद है कि नहीं है, इसमें भी है। फिर मेरे पास क्या आ गया H2O, ऑक्सीजन H, इसमें पाइबंदी नहीं है, इसमें पाइबंदी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका H2O। फिर आता है आपका CO2, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसमें तो 2 पाइबंद है, इसमें तो कितने पाइबंद है, 2 पाइबंद है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा H2। मैंने बोला था बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, यह क्वेश्चन भी किसका है, आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है भाई, केमिकली बॉन्डिंग का है, जिससे बताता है कि कौन से में सिग्मा बंध पाया जाएगा और कौन से में क्या पाया जाएगा, पाई बंध पाया जाएगा। ये बंध किस प्रकार से निर्माण होते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट की तरह होती है, निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट की तरह होती है। तो देखिए पहले मेरे पास आया B2S6, इसे कहते हैं डाइबोरेन, इसे क्या कहते हैं पढ़ने, डाइबोरेन कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है B2O3 को क्या बोला जाता है भाई, बताइए फटाफट, B2O3 को क्या बोला जाता है, B2O3 ये मेरे पास है बोरोन हाइड्रेट, इसे मेटा कार्बेट भी या मेटाबोरेट भी कहा जाता है। पहले मेरे पास क्या आ गया, पहला देखते हैं, पहला मेरे पास क्या है भाई, डाइबोरेन, क्या है मेरे पास ही, डाइबोरेन। अभी बताएंगे कि ग्रेफाइट की संरचना किसकी होती है। नेक्स्ट आया मेरे पास बोरोन हाइड्रेट, बोरोन ऑक्साइड, ठीक है, इसे मेटाबोरेट भी कहते हैं, मेटाबोरेट भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मेटाबोरेट भी कहा जाता है। फिर है मेरे पास है B4C, इसे कार्बोरेंडम या इसे क्या कहा जाता है, कार्बोरेंडम। और जो लास्ट है BN, बोराजीन, इसका नाम क्या है, बोराजीन है, इसे कहा जाता है, इसका नाम क्या है आपका, बोराजीन। और देखिए जो आपका ग्रेफाइट की तरह संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं कि अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। और जो बोराजीन है वह एक ग्रेफाइट की बात क्या दर्शाता है, संरचना को प्रदर्शित करता है। देखिए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना होती है आपकी परतदार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है भाई, परतदार संरचना होती है। कैसी संरचना, ऐसे देखा आपने, देखते हैं इसकी ग्रेफाइट की संरचना बनाते हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है ना, प्रति संरचना पाई जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जो बोराजीन है उसकी भी कैसी पाई जाती है, प्रति संरचना, या कह सकते हैं इसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है B3N3S6, इसे अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकार्बनिक बेंजीन किसे कहा जाता है। तो अकार्बनिक बेंजीन कौन सी है आपकी, बोराजीन, कौन सी है आपकी, बोराजीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यह क्वेश्चन किसका था आपका, आपकी उसी का था, किसका था आपका, पी ब्लॉक से मान सकते हो, आवर्त सारणी से मान सकते हो, पी ब्लॉक से मान सकते हो, आवर्त सारणी से मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकुल यौगिकों से, किससे है आपका, संकुली यौगिकों से निम्न में से कौन सा एक बाह्य कक्षक संकुल है तथा इसका अनुचुंबकीय व्यवहार करता है। यह क्या करता है, अनुचुंबकीय व्यवहार करता है। तो मैं पहले ऑप्शन से चलता हूं इसको लेके, तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, पहला ऑप्शन मेरे पास NiNS3 का Ho6 + K2, निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28, कितना होता है आपका, 28 होता है। तो देखिए निकल की डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, D8 होती है। क्या होती है आपकी, D8। Ni+2 है, क्या है मेरे पास, Ni+2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 4s2 3d8 था, यही था। तो ध्यान दीजिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ से जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो बच जाता है मेरे पास क्या, 3d8, क्या मेरे पास बच जाता है 3d8।
NH3 के होल 6 से संकुल यौगिकों का निर्माण करेगा तो D में तो ओनली 2 रिक्त या 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से तो ये क्या करता है, अनुचुंबकीय व्यवहार करता है। परंतु बाह्य कक्षक संकुल कब बनाएगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स किसी अगले वाले डी कक्षक में पहुंचे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए NH3 के होल 6 से सहयोग करने के लिए 4D में जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण भी करता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। ठीक इसी तरीके से और के बना के देखिए कि बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ये आपके कौन से हैं, संकुल यौगिकों से क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी पेपर है। देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में से मिल जाएगा आपको, प्रत्येक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोहे का एक खनिज है, निम्न में से कौन लोहे का एक खनिज है। तो बताइए पाइरोलुसाइट है वह किसका खनिज है भाई, ये है मैग्नीज का। ये किसका है भाई, आपका मैग्नीज का है। सेकंड आता है आपका मैग्नेटाइट, क्या आता है आपका मैग्नेटाइट। आपने नाम सुना होगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिम्नोटाइट। आपका लिम्नोटाइट ये किसके खनिज है रे भाई, ये है लोहे के खनिज है। आपका सिडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिम्नोसाइट। लिम्नोसाइट ये चारों किसके अयस्क हैं, ये हैं अपने लोहे के अयस्क हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। थर्ड ऑप्शन आता है भाई मेलाकाइट। क्या आता है आपका मेलाकाइट। तो मेलाकाइट किसका खनिज है भाई, बताइए फटाफट। मेलाकाइट आपका आता है कॉपर का। किसका आता है आपका, कॉपर का। और जो बच गया लास्ट में कैसेटेराइट, कौन सा बच गया आपका कैसेटेराइट, वह आता है आपका टिन ऑक्साइड। कौन सा आता है आपका टिन ऑक्साइड, अर्थात ये टिन का है, ये कॉपर का है, ये मैग्नीज का है। तो बच गया जो कौन सा मैग्नेटाइट, ये किसका है आपका लोहे का। लोहे के 3 और प्रारूप है, ये 3 और है, जैसे सिडेराइट, लिम्नोसाइट और हेमेटाइट। ये भी लोहे एस के प्रकार ही है, ये भी क्या है लोहे एस के प्रकार ही, नोट कर सकते हैं आप। ये एग्जाम में बारी बारी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला पार्ट आता है, जब H2OH-2 ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत होता है तो Fe+2 को, तो तब निम्न में से उत्पाद बनता है। ध्यान दीजिए H2OH-2 ऑक्सीकृत करता है किसको, Fe+2 को। तो ध्यान दीजिए H2OH-2 से यदि अपन यौगिक बनाए तो क्या बनता है H2OH बनता है। क्या बनता है H2OH बनता है। जब ये Fe+2 से ऑक्सीकृत होता है, Fe+2 से ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनाता है, सल्फेटों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ये सल्फेटों का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका SO4-2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका SO4-2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है, यह क्वेश्चन किससे है आपका रेडॉक्स रिएक्शन से। यह क्वेश्चन किससे है आपका रेडॉक्स रिएक्शन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन गर्म करने पर N2 गैस उत्सर्जित नहीं करता। देखिए बिल्कुल सिंपल सा अपना अणु तरीका लगा लिया जाए, इसमें अपना क्या लगा लिया जाए, अणु तरीका लगा लिया जाए। NaNO2 + NH4Cl। जब इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से N2 गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसको भी गर्म करने पे यहाँ से भी क्या हो जाती है, N2 गैस मुक्त हो जाती है। परंतु जब O2 + NO को गर्म किया जाता है ना, तो यहाँ से नाइट्रोजन मुक्त नहीं होता है। नाइट्रोजन क्या नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा O2 + NO। O2 + NO। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर केमिकल बॉन्डिंग का बोलबाला स्टार्ट हो चुका है। जो पूरे पेपर में अब तक अपन ने देखा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग से। पहला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, सेकंड क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, फिर ये 10वां क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का। इससे जो बीच में भी वह भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो H2 वाला जिसमें पाइबंद उपस्थिति नहीं था। तो अपन यहाँ से देख पा रहे हैं कि 10 में से 4 क्वेश्चन किसके आ गए, ओनली केमिकल बॉन्डिंग से आए। बचे क्वेश्चन आपके किससे आ रहे हैं, आवर्त सारणी से, P ब्लॉक से, S ब्लॉक से या आपकी मेटलर्जी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NH3 और CCl4 में उपस्थित बंध का क्रम है। तो ध्यान दीजिए
NH3 का अपन संकरण निकाल सकते हैं, NH3 का अपन क्या निकाल सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। CCl4 का अपन क्या निकाल सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। तो यहां से सीधा सीधा ध्यान रख पता लग रहा है कि दोनों क्या बनाएंगे, सहसंयोजकी बंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, सहसंयोजकी बंध का निर्माण करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दोनों सहसंयोजक बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला देखिए किसका करते हैं भाई, देखिए यहां से CCl4 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं इस चीज को। मैं CCl4 है मेरे पास, क्या है भाई, CCl4 है। CCl4 में कैसी संरचना होती है, Cl, ये Cl और Cl, तो इसकी संरचना कैसे हो जाती है, चतुष्फलकीय है। अर्थात यह कैसे बंध का निर्माण कर रहा है, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहा है। सहसंयोजक बंध में क्या कहता है, किसी तत्व के बाह्यतम कोश को पूर्ण पूरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का किया गया आदान प्रदान क्या कहलाता है, आपका सहसंयोजकी बंध। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक दे रहा तो एक ही ले भी रहा है, एक बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार NH3 में भी, NH3 में कुछ कैसे संरचना होती है, H और H, इसकी संरचना कैसे हो जाती है, पिरामिडीय संरचना हो जाती है। कैसी संरचना हो जाती है, पिरामिडीय। और यह बंध भी, यह भी किसका निर्माण करता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ किसका निर्माण कर रहा है, सहसंयोजकी बंध का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। फिर आता है अर्जेंटाइट। ध्यान दीजिए अर्जेंटाइट किसका खनिज है, ध्यान दीजिए मैंने आपको लोहे का बताया, मैंने आपको तांबे का बताया, मैंने आपको एल्यूमिनियम का बताया। एल्यूमिनियम बॉक्साइट ऐसा एल्यूमिनियम का होता है। तांबे का मैंने अभी बताया था, कॉपर का मैंने बताया था ना आपका, कौन सा था भी, तांबे का खनिज कौन सा था, मेलाकाइट। और लोहे का अपन ने मैग्नेटाइट देखा, हेमेटाइट देखा, सिडेराइट देखा, लिग्नोसाइट देखा, ये सारे किसके हैं, लोहे के। तो बच गया कौन, चांदी, बच गई कौन, अपनी चांदी। तो चांदी किसका खनिज है, अर्जेंटाइट किसका खनिज है, चांदी का। किसका है भाई, चांदी का। इसका आंसर क्या होगा आपका, चांदी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी रचनात्मक रूप से बाकियों से भिन्न आकृति है। तो सभी का अपन क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। संकरण से पता लग जाएगा कि किसकी आकृति भिन्न है। तो यहां से देखिए अपना आता है संकरण। देखिए सबसे पहले मैं XeF4 में देखता हूं, सबसे पहले किस में देखता हूं, XeF4 में। तो XeF4 की बात की जाती है तो XeF4 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। तो यहां से 1 2 कुछ इधर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी बड़ी, Xe 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिए इसमें संकरण 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आपको पहले बोला था संकरण में भाग कौन कौन लेता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3d2। इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, XeF4 में संकरण हो जाएगा आपका sp3d2। फिर आया मेरे पास BF4 में कौन सा हो जाएगा आपका sp3, क्योंकि ओनली 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। CH4 में देखेंगे तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा आपका sp3। NH4 प्लस में देखेंगे तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा आपका sp3। तो देखिए इन तीनों क्या करते तो क्या हो गई, सम्मान। इन तीनों क्या करते तो कैसी होगी, सम्मान। और जो sp3d2 है, sp3 क्या आपका d2 है, इसकी ज्यामिति क्या होगी, भिन्न होगी। यानी विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति इसकी होती है। इन क्या करते कैसी होती है, चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, XeF4। कैसा आंसर, क्या आंसर होगा इसका, XeF4। देखिए यह क्वेश्चन फिर आपके किससे आ गया, केमिकल बॉन्डिंग से। अपने जो 12 क्वेश्चन है इनमें 12 क्वेश्चनों में से 5 से 6 क्वेश्चन किससे आ गए, ओनली केमिकल बॉन्डिंग से आ गए। और जो अपनी नोटबुक के मतलब बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से संकरण निकाला जाता है, किस प्रकार से, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत बार सोल्व आउट करवाए हैं। आगे देखिए, रेड लेड, लाल सिंदूर होती है। तो लाल सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। Pb3O4 किसका फॉर्मूला होता है, लाल सिंदूर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, C Pb3O4। नेक्स्ट देखिए अगला आता है, थेलियम एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। तो देखिए थेलियम कौन कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, थेलियम प्लस की 3 और प्लस की 1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। इस गुण को निम्न में से किसके साथ संबंधित किया जाता है,
देखिए जो एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं वह किसके कारण करते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। किसके कारण करते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यह क्या करता है? एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फोस्जीन का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने PS3 किया होगा कि फोस्जीन आ गया तो फोस्जीन का आंसर क्या कर दिया? PS3 कर दिया, परंतु ये क्वेश्चन आपने गलत किया है यदि PS3 किया है तो, क्योंकि PS3 वो फोस्फीन का सूत्र होता है। फोस्जीन का सूत्र होता है COCl2। किसका होता है? COCl2। क्योंकि पहला ऑप्शन एक PS3 दिखाई दे रहा था तो देखते पढ़ने क्या कर दिया? PS3 आंसर कर दिया, जो कि किसका सूत्र था? फोस्फीन का। देखिए वर्ड पे चाहिए, फोस्फीन है और एक है फोस्जीन है, वो जीन है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? जीन पूछा गया है, तो जीन का सूत्र तो क्या होता है? COCl2 होता है। क्या होता है आपका? COCl2। तो यहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना अधिक थी और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? यह फॉर्मूला किसका है? फोस्फीन का। किसका फॉर्मूला? फोस्फीन का है, फोस्फीन। ठीक है, और जो ये फॉर्मूला है ये किसका है? फोस्जीन का। ये किसका फॉर्मूला है आपका? फोस्जीन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी। ए नहीं होगा, क्या होगा आपका? डी होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन अपना है, विद्युत रूप से तटस्थ आवेशित द्विध्रुवीय आयन को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, विद्युत रूप से तटस्थ आवेशित द्विध्रुवीय आयन को कहा जाता है एम्पोटेरियम आयन, ज्यूट्राइन, लुईस एसिड या रेनाइन कहा जाता है। तो देखिए यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ज्यूट्राइन। क्या आंसर होगा इसका? ज्यूट्राइन। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा कि जो ग्लाइसेरिक अम्ल होता है ना, वो ग्लाइसेरिक अम्ल एक पे प्लस और एक पे क्या होता है? माइनस, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक का क्या करता है? निर्माण करता है। वह द्विध्रुवीय आवेशित होता है, अलग अलग आवेशों से क्या होता है? अलग अलग आवेशों क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ज्यूट्राइन। क्या आंसर होगा आपका इसका? आंसर है ज्यूट्राइन। यह क्वेश्चन भी आपको मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस करवाया है कि ज्यूट्राइन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है अपना, वह है टेबल शुगर का हाइड्रोलिसिस से देता है। टेबल शुगर क्या होगा? C12H22O11। C12H22O11 को जब जलपटित किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो देखिए यहां से इसकी रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, यहां से इसकी क्या देखते हैं? रिएक्शन देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। जब इसका जलपठन किया जाए, हाइड्रोलिसिस मीन्स जलपठन किया जाता है, तो यह देखिए किसमें टूट जाता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। और इसका नाम क्या है भाई? फ्रुक्टोज। इसका नाम क्या है आपका? फ्रुक्टोज। एक कहता है ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है आपका? फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन है आपका है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो टेबल शुगर मीन्स C12H22O11, C12H22O11 का जलपघटन, हाइड्रोलिसिस मीन्स जलपघटन, H2 करवाए से H2 रिएक्शन कराने पर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडोफोरम परीक्षण। आइडोफोरम परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित हो। जिसमें क्या उपस्थित हो? कार्बोनिल समूह उपस्थित हो। और कार्बोनिल में भी क्या? कार्बोनिल में भी क्या? कैसे वाली कंडीशन? CH3C डबल बॉन्ड O उपस्थित हो, वह क्या देता है? आपका आइडोफोरम परीक्षण देता है। तो ध्यान दीजिए, जो एथिल एल्कोहल है वो क्या है? आइडोफोरम परीक्षण प्रदर्शित करता है। आइडोफोरम परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपना है,
ज्यामिति समरूपता दिखाई जाती है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1 ब्यूटीन कभी भी ज्यामिति समरूपता प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि एक तरफ दोनों समावी, या मतलब इससे कह सकते हैं कि दोनों समूह समान आते हैं, इसके कारण 1 ब्यूटीन ज्यामिति समरूपता प्रदर्शित नहीं करती। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, इसकी शुरू करने का बहुत इजी सा तरीका है। यहाँ 1 ब्यूटीन आ रहा है, 1 ब्यूटीन आ रहा है, और यहाँ पे 1 ब्यूटीन आ रहा है। बच गया क्या मेरे पास? 2 ब्यूटीन। बच गया मेरे पास क्या? 2 ब्यूटीन। तो 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन ज्यामिति समरूपता प्रदर्शित करेगा। ये ऑल टाइम ध्यान रखिएगा कि 1 ब्यूटीन कभी भी ज्यामिति समरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ 1 ब्यूटीन आ रहा था, यहाँ 1 ब्यूटीन आ रहा था, यहाँ 1 ब्यूटीन आ रहा था, तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? सही। और राइट आंसर क्या होगा आपका? थर्ड। अगला देखिए, अगला जो है अपना है, द्वितीयक अल्कोहल किस अभिक्रमक द्वारा आसानी से कीटोन में परिवर्तित हो जाता है? आइसोप्रोपेनॉल। किसके द्वारा? आइसोप्रोपेनॉल द्वारा आसानी से अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल आसानी से कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? आइसोप्रोपेनॉल द्वारा परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है। ध्यान दीजिए, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आई थी। ये रिएक्शन किस प्रकार से आई थी? कुछ इस प्रकार से आई थी कि C6H5CHO C6H5CHO प्लस CH2 COOAT COOAT। ध्यान दीजिए, यह रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस D2 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो किसका निर्माण करती है? एक सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण करती है, जो 91% क्या होता है? शुद्ध होता है। और वह अम्ल कौन सा है आपका? पहला आंसर। कौन सा आंसर किसका? फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। यह इस अम्ल का क्या करता है? निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, किस यौगिक की सही संरचना है? निम्न में से किस यौगिक की सही संरचना है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसके समूह की वरीयता के अनुसार, यहाँ समय दोनों में किरेल कार्बन उपस्थित है, दोनों में किरेल कार्बन उपस्थित है, तो समूह की वरीयता के अनुसार इनका क्या देखा जाता है? संरचना सही देखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा आर और आर। सेकेंड है 2s। ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 नहीं 3 क्वेश्चन आए हैं। आपका एक जो पहले मैंने समरूपता के बारे में बताया, ज्यामिति समरूपता वाला, सेकंड ये, और ये थर्ड ये। कुछ टॉपिकों बीएचसी में कुछ टॉपिकों का क्या रहा है? बोलबाला रहा है। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आया है। ओनली टोटली क्या दिए गए हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर, जैसे मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये वाले टाइप्स नहीं बताए थे, इसके अलावा सभी टाइप्स के बारे में पढ़ने सही तरीके से सही बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट है 2s और 3r। इसमें देखिए, वहां पे पढ़ने को देखना था और इसमें पढ़ने को दे दिया गया। 2s और 3r 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल की सही संरचना है। सही संरचना है। यहां से देखिए, अपने को आईपीसी नाम भी आ रहा है, आईपीसी नाम के बारे में बता रहा है, और किसके नाम पूछ रहा है? सही संरचना देखिए। तो देखिए, यहां से आपके आ जाता है सेकंड ऑप्शन। क्या जाता है आपका? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अपेक्षित उत्पाद है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अपेक्षित उत्पाद है। यह एंटी मार्कोनिकोव AMR रूल इसमें लागू होगा। तो ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में जब असमित एल्केन की अभिक्रिया D2O की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो यहां से आप ये ना करके क्या कर लीजिए, हाइड्रोबोरॉन अभिक्रिया पढ़ी थी अपन ने। जब अपन ने क्या पढ़ी थी? एल्किन के बारे में पढ़ी थी। एल्किन की अपन ने अभिक्रिया पढ़ी थी, तो हाइड्रोबोरॉन पढ़ा था। तो हाइड्रोबोरॉन में किसका निर्माण हो रहा था? प्रोपेन 1 ओल। किसका निर्माण हो रहा था? प्रोपेन 1 ओल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट का उपयोग किसके पहचान करने में किया जाता है? तो हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट किसका? एक प्रोटीन का क्या है? प्रोटीन टेस्ट है। और प्रोटीन टेस्ट कौन सी होती है? ट्रिप्टोफैन
ट्रिप्टोफैन एक प्रकार की प्रोटीन है जिसका टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, हॉपकिंस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अपन ने पूरे पेपर में बात की तो इसमें से 70% पार्ट अर्थात 18 से 19 क्वेश्चन किस में आ रहे थे, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कौन सी मेटलर्जी आपकी क्या है, ये मेटलर्जी आई है मोस्टली, और मोस्टली पार्ट किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। और जो 5 से 6 क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन दिए गए हैं वो किससे दिए गए हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी किसका रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री का रहा है, अर्थात संभाव्यता का अधिक रहा है। पेपर बहुत आसान था। यह पेपर टोटली पेपर किससे आया है, जो लास्ट ईयर की नीट के एग्जाम हुआ, आईसीआर के एग्जाम से क्वेश्चन सीधे उठ के आए हैं। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है। मैं चाहता हूं कि आने वाली आईसीआर की परीक्षा में भी आप केमिकल बॉन्डिंग, एटम, आपकी आवर्त सारणी को अधिक वेटेज में रखते हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाई करें, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करें, और अपनी जो अभी एनटी का एग्जाम लगा है, नीट का एग्जाम लगा है, नीट के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चनों को भी देखें, और जो विगत वर्षों में जेट, आईसीआर और नीट में आए हुए क्वेश्चन उनके बारे में सही तरीके से उनको क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। फिर भी किसी बच्चे की कोई दिक्कत रहती है तो इंस्टीट्यूट में वह क्वेश्चन पूछने के लिए आ सकता है। धन्यवाद।